पार्लर वाली है, हाँ या ये पार्लर है? हमको चिंकी बुलाते हैं। We did not want India here. हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आयुष्मान खुराना और अनुभव सिन्हा की कमाल की मूवी अनेक को एक्सप्लेन करने वाला है, जिस मूवी में हमें डाइवर्सिटी के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के लोगों को पेन को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नॉर्थ इंडिया के लोग अपने आप को इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं मानते हैं। मूवी के शुरू में हमें एक बार दिखाया जाता है जहां पुलिस ऑफिसर मैनेजर से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैनेजर पैसे देने से जब मना कर देता है, उसके बाद ऑफिसर बार पर रेड कर देता है और वहां आए हुए सभी कस्टमर्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक लड़की को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मसाज पार्लर में काम करती है और नेपालन है। जिसके बाद उसके साथ बहुत ही हैरेसमेंट वाला सलूक किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स को पता लगता है कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट की फेमस बॉक्सर है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर नेशनल लेवल के लिए बॉक्सिंग के कंपटीशन में लड़ने के लिए आई है ताकि ये इंडिया में सेलेक्ट हो, जिसका नाम एडो है, और एडो को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले दिन अखबार में न्यूज़ आ जाती है कि कुछ लड़कियों को बाहर से पकड़ा गया था। एडो यहाँ अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है, जिसका कोच यहाँ बोलता है कि उसको यहाँ मौका दिया जाए ताकि वो अपने आप को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर। इंडियन नेशनल बॉक्सिंग कोच ऐसा करने से मना कर देता है, बोलता है कि तुम जैसे लोगों को अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इंडिया की टीम बनेगी या चाइना की। इसके बाद यहाँ पर एडो का कोच चैलेंज कर देता है कि अगर हरियाणा की लड़की को एडो ने हरा दिया तो उसके बाद तुम्हें सेलेक्ट करना ही होगा, और यहाँ पर एडो को वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। एडो अपने आप को चाइनीज़ और जापानीज सुनकर थक चुकी थी, जिसके बाद वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि मैं आकर इसको ज़रूर हराऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े सेपरेटिस्ट लीडर टाइगर सागा को दिखाया जाता है, जिनका मानना है कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है और हमें इंडियन कहकर नहीं बुलाया जाए, जो यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं। जिसके बाद इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तब वो बोलते हैं कि नेहरू और पटेल ने 2 लाख सेना यहाँ पर भेजी थी हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे लोगों के साथ भेदभाव हुआ और उन्हें आज भी उनके अधिकार नहीं दिए गए, इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जिसके बाद मूवी में एंट्री होती है सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की, जिनका नाम इस मूवी में अमन है, जिन्हें जोशुआ कहकर भी बुलाया जाता है। अमन एक इंडियन अंडरकवर एजेंट है जिसका काम है शांति बनाए रखना ताकि कंट्री को यूनाइट रखा जा सके। मूवी में हमें 3 मिलिटेंट ग्रुप्स को दिखाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है टाइगर सांगा, जिससे पिछले 40 साल से इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएशन कर रही है। जिसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है हारेन का ग्रुप, जिसे आप नक्सली ग्रुप काइंड ऑफ कह सकते हो, और थर्ड ग्रुप है जॉनसन ग्रुप। इन तीनों ग्रुप में से किसी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है हथियारों का, और यहाँ पर अमन जानना चाहता है कि आखिर ये ऑर्डर दिया किसने। जिसके बाद वो वहाँ एक सेपरेटिस्ट से मिलता है और उससे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये ऑर्डर दिया किसने। तब वो वहाँ पर जॉनसन ग्रुप का नाम लेता है और यहाँ पर अमन बोलता है कि जॉनसन ग्रुप की हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा ऑर्डर दे सके। लेकिन यहाँ पर सेपरेटिस्ट बोलता है कि तुम्हें जॉनसन ग्रुप के बारे में अभी पूरी तरीके से पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें एडो को दिखाया जाता है, जो अमन की गर्लफ्रेंड है और अमन को खुशखबरी देने के लिए आई है कि उसने बॉक्सिंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कहानी में हमें आगे एडो के बारे में थोड़ा और पता लगता है, जिसके फादर हैं और जो यहाँ पर किसी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। एडो अपने फादर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, जिसके फादर शुगर के मरीज हैं। एडो के फादर ग्राउंड में लगे हुए जॉनसन ग्रुप के यहाँ पर फ्लैग को देखते हैं और उसके आगे झुकते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि एडो के फादर जॉनसन ग्रुप को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। एडो के फादर बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ यहाँ रिहैब सेंटर भी चलाता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर तरफ नशा ही नशा फैला हुआ है। साथ ही तुम लोग अगर स्टेट से बाहर नौकरी के लिए जाते हो तो कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाएगी। अगर तुम कोशिश कर कर हमारे ही इसी स्टेट की इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश करो तो हम एक पावरफुल स्टेट बन सकते हैं, और जिसके पास जो भी है वो उसे देकर हमारे ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है ताकि हमारी ताकत और बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर टाइगर सांगा को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो यहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन कर ले, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के बीच एक ट्रीटी साइन हो जाए और वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप इस बात पे अपने आप को सरेंडर कर दें ताकि वहाँ एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा सके।
इंडियन गवर्नमेंट टाइगर सांगा को ये भी बोलती है कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी लगभग 200 फीट की, जिसे देखकर तुम्हारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और तुम्हारी ताकत का भी उन्हें पता लग जाएगा और अपने आप को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कर लो, जिसके बाद सभी सेपरेटिस्ट ग्रुप तुम्हारे पीछे ही और तुम्हें कभी भी आगे से छुपकर राज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें अमन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने हैंडलर अबरार को फ़ोन कर रहा है। अबरार को बताता है कि बहुत बड़ी यहाँ पर डिमांड जनरेट की गई है हथियारों की और मैं चाहता हूँ कि वो हथियार जॉनसन ग्रुप को हमारी टीम ही दे, ताकि हमें पता लग जाए कि जॉनसन ग्रुप के पास कितने हथियार हैं। अगर वो कहीं और से हथियार खरीदता है तो हमें बिल्कुल भी उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। लेकिन यहाँ पर अबरार मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा काम है जॉनसन ग्रुप को निपटाना और उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है वो तुम ही संभालो। नेक्स्ट सीन में हमें सेकंड मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बताया जाता है जिसके लीडर का नाम हरेन है। हरेन यहाँ पर जिसको नीको खाना देने के लिए आया है क्योंकि नीको के गांव के ये सब लोग हैं और नीको इन्हें अपना बड़ा भाई की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पर हरेन यहाँ पर उसे नीको को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और उसे थैंक यू बोलता है। नीको यहाँ पर इन लोगों से इम्प्रेस हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और नीको भी बड़ा होकर इनका साथ देना चाहता है। जिसके बाद नीको अपने घर के लिए वापस आ रहा होता है और चारों तरफ आग ही आग फैली होती है। यहाँ पर पुलिस गाँव के सभी लोगों को पकड़कर एक जगह बंद कर रही थी क्योंकि पुलिस को शक हो गया था कि इसमें यहाँ पर जॉनसन ग्रुप के लोग हो सकते हैं। सभी के घर यहाँ पर जला दिए गए हैं और लोगों को बंद कर एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है। अमन को नीको के बारे में पता लगता है क्योंकि अमन ने नीको की मदर को प्रॉमिस किया कि उसके होते हुए नीको को कुछ भी नहीं हो सकता है। अमन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां नीको को लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद किया गया है। नीको को देख लेता है और नीको को अपने साथ लेकर आ जाता है। नीको अमन को बोलता है कि पुलिस ने जो हमारे साथ किया वो बहुत गलत किया, जिसके बाद अमन बोलता है कि तुम्हें अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट की ट्रीटी साइन करने का दिन जल्दी ही करीब आने वाला होता है, जिसके बाद दोस्तों उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ पर वो इवेंट होने वाला था। जिसके बाद यहाँ पर अबरार को वहाँ भेजा जाता है ताकि उस जगह को बिल्कुल सुरक्षित किया जा सके और जब इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर वहाँ पर आए ट्रीटी साइन करने के लिए तो किसी भी तरीके के कोई भी नुकसान किसी को भी ना। अबरार नेक्स्ट डे ही फ्लाइट लेकर उस जगह पर जाता है और जाते ही अपने ऑफिसर अंडरकवर एजेंट अमन से मिलता है और अमन से पूरे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये किस ग्रुप का काम है। तब वो यहाँ पर बोलता है कि ये कोई भी ग्रुप कर सकता है और अगर आपको बात करनी है तो सभी ग्रुप से करें वरना किसी भी ग्रुप से ना करें, क्योंकि यहाँ के लोगों को 5 साल में एक बार चेहरा दिखाने वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अबरार को यहाँ अमन की बातों से थोड़ी बगावत की बू आ रही तो उसे लग रहा था कि अमन कहीं ना कहीं इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। अबरार किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकता था, इसके लिए वो एक और सीनियर ऑफिसर को अमन के पीछे लगा देता और उसकी सभी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है कि वो किससे बात करता है और कहाँ पर जाता है। अमन के फेलो ऑफिसर उसे बता देते हैं कि उसका फ़ोन टेप हो रहा है और वो कुछ भी ऐसी बात ना करे, जिसके बाद उसे पता लग जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब उस पर भरोसा नहीं रहा और वो इंडियन गवर्नमेंट की सिम उसमें से निकाल कर फ़ोन से फेंक दे ताकि उसे कोई भी ट्रेस ना करे और वो अपने सभी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। एडो के फादर को वहीं पता लग जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट अब उसके पीछे पड़ गई है और अब उसे वो छोड़ने वाली नहीं है, जिसके लिए वो तैयारी कर घर से निकल रहा है, जिसे एडो अपने फादर को रोकती है और उससे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर एडो के फादर उससे सच बता देते हैं कि वो यहाँ पर कंट्री के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और वो अपने अधिकार लेकर ही रहेंगे। अपने बेटे का वो साथ देने के लिए बोलते हैं कि जिस तरीके से तू मेरा साथ नहीं दे सकती मेरी जंग में, उसी तरीके से मैं तेरी जंग में भी तेरा साथ नहीं दे सकता और बॉक्सिंग के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर चला जाता है। अमन को पता लगता है कि एडो के घर पर पुलिस आई थी उसके फादर को ढूंढने के लिए, तो अमन उसे सिंपैथी देने के लिए उसके घर पर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एडो के पास एक फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि उसके फादर का फ़ोन जो एडो को बोलते हैं कि अगर तू बॉक्सिंग का मैच जीत गई तो तेरी फाइट वहाँ ख़त्म नहीं होगी, उसके बाद तेरी जंग शुरू होगी, वो भी असल ज़िंदगी से। अमन को जब पता लगता है कि एडो के फ़ोन पर उसके फादर का फ़ोन आया था तो वो जल्दी से फ़ोन मिलाता है अपने दोस्त को और वो नंबर ट्रेस करने के लिए बोलता है और उसके घर पर रखी हुई इन्फॉर्मेशंस के फ़ोटो क्लिक कर भेजने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर पीछे से एडो उसे देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, ये कोई और ही आदमी है। इसके बाद वो अमन से जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। तब अमन उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मैं सिर्फ अपना काम करने आया था और मैं चाहता था गुमनामी की तरह अपना काम कर निकल जाऊं, तो मैं किसी भी तरीके का दर्द ना हो।
एडो अमन से बोलते हैं जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ धोखा कर रही है उसी तरीके से तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुमसे सिर्फ प्यार चाहती थी और नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ पीस चाहते हैं यानी शांति। इसके बाद वो यहाँ से अमन को जाने के लिए बोल देती है और खुद अपनी चैंपियनशिप की फाइट लड़ने के लिए वहाँ से रवाना हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम निको को देखते हैं जो यहाँ पर टाइगर सांगा के लोगों का इंतजार कर रहा है और वो हरिन का ग्रुप का साथ दे रहा है जो यहाँ पर ज़मीन में माइंस लगा रहे हैं ताकि जब टाइगर सांगा की ग्रुप की कार यहाँ पर आए तो उसके बाद ब्लास्ट से वो उड़ जाए। निको इस सीन को बहुत ही पास से देखना चाहता है ताकि वो इस दर्द को फील कर सके क्योंकि कुछ ऐसा ही दर्द सांगा के लोग रोज़ उन्हें आकर देते हैं। जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और निको भी उसमें घायल हो जाता है। जब काफ़ी सारे लोगों की जान निको के सामने चली जाती है तो निको के पास कोई भी चारा नहीं रहता और वो अपने दोस्तों के हथियार उठाकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है जिसका दल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके सभी बड़े साथियों का जिनको वो बचपन से जानता था उनकी जान उसी के सामने चली जाती है। निको पर इस घटना का बहुत ही बुरा असर हुआ था। अब वो पूरी तरह से एक मिलिटेंट बन चुका था और वो काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर के साथ साथ टाइगर सांगा के लोगों की भी जान ले लेता है। नेक्स्ट सीन में अबरार टाइगर सांगा को बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारी सभी शर्तें मान ली हैं सिर्फ 2 शर्तों के अलावा। एक तुम्हें इंडियन फ्लैग लगाना होगा, दूसरा तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मानना होगा। अबरार साथ में टाइगर सांगा को ये भी बोलता है कि सिर्फ जॉनसन ग्रुप ही बचा है जिसे मारने के लिए मेरे काफ़ी सारे साथी वहाँ चले गए। अब वो कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। तुम्हारे पास साइन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं। जिस जॉनसन ग्रुप का नाम हम मूवी में शुरू से सुनते हुए आ रहे थे फाइनली उसके लीडर का चेहरा हमें पहली बार देखने को मिलता है जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के सोल्जर उसे जान से मार देते हैं। अगले सीन में हमें अमन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर वनकोव से बात करने के लिए आया है और उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए वरना इंडियन गवर्नमेंट के लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन वनकोव बोलता है कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा और मैं इसको किसी भी तरीके से नहीं जाने दूंगा क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हुआ है और बचपन से हमें यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा मुल्क है लेकिन इंडिया ने कभी हमें अपना नहीं माना। वनकोव अमन को बताता है कि फसल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब उसका पैसा मिलने का टाइम आता है तो हमारी फसल के ट्रक रास्ते में ही खड़े खड़े सड़ जाते हैं जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर नशे का कारोबार करना शुरू किया है ताकि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और ये हथियार भी तुमने दिए थे और जॉनसन ग्रुप को बनाने वाले भी तुम ही हो। लेकिन जॉनसन ग्रुप एक सोच है और अब इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाहे तुम किसी को भी मान लो कभी भी कोई ना कोई जॉनसन बनकर सामने आ ही जाएगा। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और चारों तरफ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है क्योंकि जिस जासूस को यहां पर उसे ट्रेस करता हुआ अमन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। अमन कहीं ना कहीं वनोगोव की बात से कन्विंस था इसलिए वो वनोगोव को जाने देता है और खुद भी निकलने की कोशिश करता है लेकिन बीच में वो टकराता है उसी जासूस से जिसे वो बंदूक की नोक पर होस्ट बना लेता है और अपने साथ लेकर गाड़ी में चला जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और उस जासूस की जान कभी भी ले सकते थे। लेकिन अमन नहीं चाहता था किसी भी इंडियन ऑफिसर की जान जाए। मिलिटेंट ग्रुप 2 यानी हरिन की गैंग ने काफ़ी सारे टाइगर सांगा के लोगों को जान से मार दिया था जिसका बदला लेने के लिए टाइगर सांगा के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हरिन के लोगों को चुन चुन कर यहाँ पर जान से मारना शुरू करते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पर सिर्फ निको बचता है और निको के बचने के बाद निको यहाँ पर सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है और इस तरीके से 3 गैंग में से सिर्फ 2 ही गैंग रह जाते हैं और इसमें काफ़ी सारे बच्चों की भी जान चली जाती है। जिसके बाद परिवार वालों का इंडियन गवर्नमेंट को लेकर गुस्सा और भी बढ़ जाता है क्योंकि टाइगर सांगा के लोग अब बेधड़क होकर लोगों की जान ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने उसे फुल अथॉरिटी दे दी है। जल्दी ही एक ट्रीटी साइन होने वाली है जिसके बाद यहाँ पर टाइगर सांगा का ही राज होगा। निको की जान जाने के बाद निको की मदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर अमन से पूछती है कि तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे की जान कैसे चलेगी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि उसे कुछ भी नहीं होगा। अमन के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा होता। अब वो इस मारकाट को रोकने के लिए अबरार को फ़ोन करता है और बोलता है कि वो जॉनसन गैंग के लीडर वनोकोव को जिंदा पकड़कर ला सकता है और उससे उसकी पिन पॉइंट लोकेशन भी पता है कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है और वो म्यांमार की जगह का एक एड्रेस भी बताता है। जिसके बाद अबरार उसे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर अकेले नहीं जाना है और तुम्हें साथ वहाँ पर वीर जाएगा जो सर्जिकल स्ट्राइक का एक्सपर्ट है। नेक्स्ट सीन में हमें सर्जिकल स्ट्राइक एक्सपर्ट ऑफिसर वीर को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा है और ताकि आने वाली बड़ी जंग को जल्दी से जल्दी जीता जा सके। जिसके बाद अमन भी वहां उसे ज्वाइन करता है और यहाँ पर अमन पूरा प्लान बताता है कि आखिर म्यांमार में वनोकोव छुपा कहाँ है
अमन अपने साथी से बोलता है कि हमें वहाँ से वनोकोव को ज़िंदा लेकर आना है, क्योंकि ये मिलिट्री वाले वनोकोव को नहीं छोड़ने वाले, उसे वहीं जान से मार देंगे। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं कंपटीशन का दिन आ जाता है और यहाँ पर एडो पूरी तरह से तैयार है हरियाणा के एथलीट बॉक्सर को चैलेंज को पूरा करने के लिए। बॉक्सिंग का राउंड 1 शुरू किया जाता है, जिसके बाद हरियाणा की बॉक्सर यहाँ पर एडो पर हावी होने लगती है, जिसके बाद एडो की जमकर धुनाई होती है और एडो को पहला राउंड हारने ही वाली होती है, लेकिन एडो यहाँ पर बैकअप करती है और यहाँ पर एडो अपने हुनर को दिखाते हुए हरियाणा की लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मारना पीटना शुरू करती है। हरियाणा की बॉक्सर यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिसके बाद एडो के जीतने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एडो इतना बेहतरीन खेल दिखाएगी। और यहाँ पर हरियाणा की एथलीट को भी पता लग गया था कि एडो कुछ और ही बनकर आई है, क्योंकि एडो ने इस बॉक्सिंग की पूरे साल तैयारी की थी और उसकी तैयारी यहाँ पर देखने को भी मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पैरेलली उस जगह को भी दिखाया जाता है जहां वनोकोव छुपा है, यानी कि एडो के फादर को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है ताकि उनको मारकर जॉनसन ग्रुप को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। वनोकोव को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जब यहाँ पर अमन को लगता है कि ये मिलिट्री वाले वनोकोव को नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद वो इंडिविजुअली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वनोकोव से बात करने के लिए और गन लेकर निकल पड़ता है उसके रूम में जहाँ पर वो छुपा हुआ होता है। वनोकोव को ज़िंदा पकड़ लिया जाता है और वनोकोव को भी पता लग जाता है कि यही है जो मुझे यहाँ से ज़िंदा लेकर जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमन उसकी बात से कन्विंस था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनकी हेल्प यहाँ पर करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के बॉक्सर पर यहाँ पर एडो बहुत ही ज़्यादा हावी होती जा रही है और उसे सबक सिखाते हुए यहाँ पर उसे इतने पंचेस मारती है कि वो वहीं पर ज़मीन पर ढेर हो जाती है, जिसके बाद एडो वो फाइट जीत जाती है और अब वो पूरी तरह से नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तैयार है, यानी अब वो रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, जिसकी जंग इस बॉक्सिंग के बाद से शुरू होने वाली है। एडो के फादर की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, उन्हें ज़िंदा पकड़ लिया जाता है और उन्हें ज़िंदा सही सलामत यहाँ पर गवर्नमेंट को सौंपने के लिए लेकर जाए। नेक्स्ट सीन में हमें अमन को दिखाया जाता है जो अबरार के सामने आया हुआ है और अबरार के सामने एक्सेप्ट करता है कि वो वनोकोव को मारने में पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा, जो अभी ज़िंदा है, जिसे पकड़ लिया गया है। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इंडिया इस मसले को सॉल्व भी करना चाहती है या नहीं, यानी इस ट्रीटी को साइन करने का उसका मकसद था भी या नहीं, या फिर सिर्फ मिलिटेंट्स को ख़त्म करने का मकसद था। और इसी के साथ अमन भी अपना इस्तीफ़ा दे देता है, क्योंकि अमन इस तरीके की जॉब नहीं करना चाहता था जहां उसको किसी निर्दोष लोगों को जान से मारना पड़े। अंडरकवर एजेंट अमन जाने से पहले दोनों ही की फाइल दिखा जाता है, जिसमें एक फाइल टाइगर सांगा की होती है और दूसरी फाइल होती है यहाँ पर वनोकोव की। या तो दोनों से बात की जाए या दोनों में से किसी से बात, क्योंकि अगर एक की बात सुनेगी और दूसरे की बात नहीं सुनेगी तो यानी दूसरा आदमी यहाँ पर टाइगर सांगा बनकर निकल कर आएगा, जिसके बाद उससे भी नेगोशिएशन कर इसी तरीके से पीस ट्रीटी साइन करने के लिए यही मॉडल रिपीट होता रहेगा और ये एंडलेस प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अबरार को ये बात समझ में आ जाती है और वो मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है, जिसे मिनिस्टर बताता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब तुम्हें फील्ड जॉब से ऑफिस जॉब के लिए बैठा दिया। मूवी के लास्ट में हमें एडो और जर्मन बॉक्सर को दिखाया जाता है जो फाइट लड़ रहे हैं यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए, और गोल्ड मेडल के लिए जर्मन बॉक्सर को हराकर एडो फाइट जीत जाती है और पहली बार नॉर्थ ईस्ट गर्ल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल जीत जाती है, जो यहाँ पर कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रही थी। और इस जीत के साथ ही ये मूवी यहीं डी एंड हो जाती है, जिसे अब बाकी लोगों ने भी कहीं ना कहीं अब इंडिया का पार्ट मानना शुरू कर दिया है। दोस्तों जाने से पहले एक बार मूवी को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। मूवी में हमें 3 मिलिटेंट ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें पहला ग्रुप है टाइगर सांगा का ग्रुप, दूसरा ग्रुप है यहाँ पर हरिन का ग्रुप और तीसरा ग्रुप है यहाँ पर जॉनसन का ग्रुप। जॉनसन का ग्रुप, इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर सांगा से ट्रीटी साइन करने के लिए जॉनसन ग्रुप को बड़ा किया और जॉनसन ग्रुप को सपोर्ट करते हुए अमन भी उसे हथियार सप्लाई किया करता था, ताकि यहाँ पर टाइगर सांगा के ग्रुप को नीचे लेकर आया जा सके और यहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन की जा सके। लेकिन यहाँ पर जॉनसन ग्रुप इससे बगावत कर देता है और जॉनसन ग्रुप के ही वैंकूवर को लास्ट में पकड़ा जाए, क्योंकि जॉनसन ग्रुप कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आवाज़ बन चुका था, जिसकी बेटी यहाँ पर एक बॉक्सर बनना चाहती थी और वो वर्ल्ड चैम्पियन बनकर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की शान और ज़्यादा आगे बढ़ा देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जाइए और अनेक मूवी को थिएटर में एंजॉय करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।